Bismillahirrahmanirrahim. Dear student of class second year, I am Professor Jan Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In the previous lecture, we discussed some major topics like Lahore Resolution, Cripps Mission Plan, Shimla Conference, Cabinet Mission Plan, and I know that आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको देखा होगा और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि ये बहुत अहम लेक्चर हैं जो पहले डिस्कस किए गए। अब हम लोग बात करते हैं 3rd जून प्लान की। 3rd जून प्लान is also very important and major topic in the second year Pakistan Studies of chapter number 1. Chapter number 1 का बहुत अहम टॉपिक है 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान वो मंसूबा था जिस मंसूबे के तहत जो एरियाज़ पाकिस्तान के हिस्से में आने थे उनकी बाउंड्री मेजरमेंट का काम कैसे होना था, बाउंड्री कमीशन कैसे बनानी है, कौन कौन से एरियाज़ मुसलमानों को देने हैं, मुस्लिम लीग के हवाले करने हैं, कौन कौन से एरियाज़ जो है वो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को यानी कि हिंदुओं को देने हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की ये जो एक बहुत तल्ख हकीकत है जिसमें बहुत मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और नुकसान इस तरीके से उठाना पड़ा कि जब वो मुसलमान जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर रहे थे उनको इस दौरान बहुत ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, यानी रेलवे स्टेशंस के ऊपर, लारी अड्डों के ऊपर और मुख्तलिफ़ मकामात पर हिंदू ग्रुप्स की शक्ल में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों के ऊपर हमला आवर होते और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया। अब हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं। 3rd जून प्लान जब मीटिंग कॉल हुई लॉर्ड एटली के दौर में, तो इस दौर में चंद अहम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी मेजर पर्सनालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात लिखेंगे अपने टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान को उर्दू में 3 जून का मंसूबा कहा जाता है। 3 जून का मंसूबा। इसमें जो मीटिंग कॉल की गई जिसमें अहम पॉलिटिकल पर्सनालिटी शख्सियात ने पार्टिसिपेट किया, उसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी हम लोग उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ में से मुस्लिम्स की तरफ से जो अहम शख्सियात थीं उनमें कायद आज़म, रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली ख़ान, और सरदार अब्दुर्रब निश्तर ने पार्टिसिपेट किया। और हिंदुओं की तरफ से जो पार्टिसिपेशन आई हिंदूज़, उसमें जो सबसे पहले थे वो नेहरू थे। नेहरू के बाद कृपलानी और बलदेव सिंह। These are the major Hindu political personalities who attend the meeting with in 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान में ये पॉलिटिकल लीडर थे मुसलमानों की तरफ से और ये पॉलिटिकल लीडर वो थे जो हिंदुओं की तरफ से। ये वही कृपलानी थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद जब वो कलकत्ता में एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने अपने वाज़े अल्फाज में ये बात कही थी कि हम लोगों ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया था कि अगर हमें कलकत्ता नहीं देंगे तो हम लोग हिंदुस्तान भी नहीं लेंगे। यानी कि इतनी इनकी टोटल डिस्कशन
जिन बातों पर मुनस्सर थी उससे वाज़े तौर पे ये चीज़ साबित हो रही थी, प्रूव हो रही थी कि हिंदू एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा हावी रहा पार्टिसिपेशन के दौरान। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई और उसमें जो पार्टिसिपेशन हिंदुओं की तरफ से आई, तो हिंदू पार्टिसिपेशन जो थी वो बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसलिए कुछ ऐसे इलाके भी हिंदुस्तान के हवाले कर दिए गए जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और कुछ ऐसे इलाके भी थे जिनमें निज़ाम जो वहाँ के थे वो तो मुसलमान थे, लेकिन जैसे हम लोग कलकत्ता की अगर बात करें तो कलकत्ता में 60% अछूत, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, 60% अछूत थे। अछूत जो थे, अछूत देवर नॉन हिंदूज़, ये ना मुसलमान थे और ना हिंदू थे, लेकिन ये चाहते थे कि हम लोग पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। यानी कि अगर वोटिंग या रेफरेंडम करवाया जाता तो इसमें वाज़े तौर पे इनका जो मौक़िफ़ था, इनकी जो राय थी वो पाकिस्तान की तरफ थी। लेकिन इस पर भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स थे उन्होंने इसमें इंटरफेरेंस किया। और नेक्स्ट जो यूनिट आएगा उसमें एक और भी बहुत अहम टॉपिक है जिसे ओकेलिक रिपोर्ट कहा जाता है। ओकेलिक जो है उनको भेजा गया एक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कि जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन है या जो आर्म फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से जब उन्होंने रिपोर्ट लिखी तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में बरतानवी पार्लियामेंट को इस बात से आगाह किया कि मेरे काम में हिंदू पॉलिटिशियन ने और हिंदूज़ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुदाखलत की और मेरे काम में रोड़े अटकाए। यानी उनका इशारा इस बात की तरफ था कि हिंदू कभी चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने। बात समझ आ रही है आपको? तो बेटा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप 3 जून प्लान लिखने के लिए जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने शुरू कहाँ से करना है और हम लोग ख़त्म कहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो पार्टीशन प्लान में जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि हाउ टू पार्टीशन द मेजॉरिटी पीपल एरिया टू हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमान मेजॉरिटी प्रोविंसेस या एरियाज़ जो है वो मुसलमानों को अगर हम लोग उसमें डिमार्केशन करेंगे, डिमार्केशन का मतलब होता है निशानदेही करना, डिमार्केशन करना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी जगह कोई प्लाटिंग होती है या मकान बनाए जाते हैं तो किसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ या चूने के साथ उसके ऊपर निशान लगाए जाते हैं कि ये रूम्स बनेंगे, ये बाथरूम का हिस्सा होगा, यहाँ पर किचन होगा, ये कॉरिडोर का एरिया है, ये टीवी लॉन्च होगा। तो ये डिमार्केशन कहा जाता है, वो जो चूने या प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ उसकी निशानदेही की जाती है। तो जो बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस थे हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे कि पंजाब प्रोविंस जो था या बंगाल था वेयर द मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया गया, किस तरीके से उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से मुसलमानों के हवाले किया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पंजाब के ऊपर ही। तो पंजाब में सबसे पहले 3 जून प्लान का जो पहला पॉइंट हम लोग लिखने के लिए जा रहे हैं वो पंजाब है। आपकी बुक में शायद हो या ना हो। पंजाब में आप लोग याद रखेंगे कि शायद आपकी बुक में मौजूद हो या ना हो, लेकिन 2 पर्सनालिटीज़ जो है वो कांग्रेस की तरफ से और 2 पर्सनालिटीज़ मुस्लिम लीग की तरफ से अपॉइंट हुई एंड दे वर द जजेस। वो जजेस थे मुसलमानों की तरफ से भी, यानी कि मुस्लिम लीग की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। कांग्रेस मुस्लिम लीग की तरफ से जो लोग अपॉइंट किए गए उनके हम लोग नाम लिखते हैं। इसमें सबसे पहले जो जस्टिस अपॉइंट हुए उनका नाम था जस्टिस मुनीर, जस्टिस मुनीर अहमद। और दूसरे जो जज अपॉइंट हुए उनका नाम था शाहदीन। और कांग्रेस की तरफ से जो 2 जज अपॉइंट हुए उसमें एक जज का नाम था मेर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह।
ये दो लोग पंजाब की जो डिमार्केशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लोग अपॉइंट हुए। और सबसे पहले और जो सबसे मेजर पर्सनालिटी है जो अपॉइंट हुई वो थी रेडक्लिफ। रेडक्लिफ जो थे सीरिल रेडक्लिफ, ये अपॉइंट हुए एज ए बाउंड्री कमिश्नर। बाउंड्री कमिश्नर अपॉइंट हुए। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनका अगर तारीख़ में ज़िक्र किया जाए तो बहुत तल्ख़ होते हैं। जैसे हमारे जस्टिस मुनीर अहमद जो हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान बनने से पहले और जब ये रिपोर्ट जिसको अवार्ड लिस्ट कहते हैं, जिसको अवार्ड रेडक्लिफ अवार्ड का नाम दिया जाता है, इसको रेडक्लिफ अवार्ड का नाम दिया जाता है। रेडक्लिफ को बाउंड्री कमिश्नर अपॉइंट किया गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब रेडक्लिफ को अपॉइंट किया जाने लगा तो कायद-ए-आज़म ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और कायद-ए-आज़म ने अपनी एक सजेशन दी। उन्होंने कहा कि इनको अपॉइंट करने की बजाय प्रीवी काउंसिल के जो रिटायर्ड जजेस हैं, मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले, प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में सबसे बड़ी, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ऑथेंटिक इदारा है, इंसाफ के हवाले से हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से प्रीवी काउंसिल जो है वो बरतानिया में बहुत ऑथेंटिक इदारा समझा जाता है, जिसके ऊपर शक शुबा नहीं किया जा सकता। तो कायद-ए-आज़म सजेस्टेड रिटायर्ड जस्टिसेस ऑफ प्रीवी काउंसिल अपॉइंटेड एज ए बाउंड्री कमिश्नर। उनका ये ख्याल था कि बाउंड्री कमिश्नर अगर अपॉइंट किए जाएँ तो वो प्रीवी काउंसिल के रिटायर्ड जजेस अपॉइंट किए जाएँ, लेकिन इस प्रपोजल को बरतानवी हुकूमत ने एक्सेप्ट ना किया और सीरिल रेडक्लिफ जो कि एक लॉयर थे उनको, एंड उस सबसे जो अहम बात है वो ये है कि रेडक्लिफ डिडंट कम इन द सब कॉन्टिनेंट इन द लास्ट फ्यू, यानी कि रेडक्लिफ कभी आए ही नहीं थे। सो ही डिडंट नो अबाउट द लोकेलिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर द मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी और द हिंदूज इन मेजॉरिटी। उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मुसलमान किन इलाकों में मेजॉरिटी में है और हिंदू किन इलाकों में मेजॉरिटी में है। इसलिए उनको इंतज़ामिया की तरफ से, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से, गांधी की तरफ से और नेहरू की तरफ से जो जो इंस्ट्रक्शन मिलती रहीं वो उन्हीं को ओबे करते रहे। और फाइनली ये हुआ कि ऐसे बहुत से इलाके जो पाकिस्तान में शामिल होने थे वो हिंदुस्तान में शामिल कर दिए गए। आप एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो डिस्कस करूंगा मैं, वो ये है कि जब अवार्ड अनाउंस होना था, अवार्ड अनाउंस यानी कि उसकी प्रिपरेशन का जो काम हुआ था, मुकम्मल हो चुका था, वो 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त 1947 को अवार्ड मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी थी। इसको तकरीबन 8-9 दिनों के बाद बुक में आपकी लिखा हुआ है कि 8 अगस्त की बजाय इसको 17 अगस्त को अनाउंस किया गया। बात समझ आ रही है? यानी कि 8 अगस्त और 17 अगस्त के दरमियान जो 8-9 दिनों का फ़र्क है। और कुछ बुक में ये भी लिखा हुआ है कि 16 अगस्त की दोपहर को, यानी कि शाम को ये अवार्ड अनाउंस हुआ। और इसमें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए और उन्होंने आवाम से मुखातिब होते हुए, ख़िताब करते हुए ये कहा कि हमें इस बात का अंदाज़ा है, हम जानते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग कॉल कर चुके हैं, वादा कर चुके हैं बरतानवी हुकूमत के साथ कि हम आपका हर फैसला मानेंगे, कबूल करेंगे, लिहाजा इस वक्त हम लोग इनके फ़ैसलों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जो कुछ हो चुका है वही हमारे लिए बेहतर है। आइंदा आने वाले वक्त में हम लोगों ने इस बात का फ़ैसला करना है कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है। तो कायद-ए-आज़म ने इन अल्फाज में लोगों को इनकरेज करते हुए और अपनी
डिसअपॉइंटमेंट को रिलीज़ करते हुए, लोगों से खिताब करते हुए ये अल्फाज थे उनके। क्योंकि जस्टिस मुनीर अहमद, जो यहाँ पर मैंने सर्कल में कर रहा हूँ इनको, ये वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने इस बात का बाकायदा तौर पे इजहार किया कि 8 अगस्त को अवार्ड लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन इसको 17 अगस्त को अनाउंस किया गया और इसलिए इसको डिले किया गया। और मैंने देखा कि बहुत से ऐसे इलाके थे जो कि पाकिस्तान के अवार्ड लिस्ट में शामिल थे, लेकिन उसको इंडिया की अवार्ड लिस्ट में शामिल कर दिया गया, बहुत से इलाकों को। और उन इलाकों में कौन कौन से इलाके थे, उसमें नदिया था, ज़ेरा था। अब मैं ये, क्योंकि बाद में भी टॉपिक आएंगे तो मैं यहाँ पर इनको लिख रहा हूँ, आप लोगों ने याद रखना है इनको। इसमें नदिया था, ज़ेरा था, फिरोजपुर था, गुरदासपुर था, फजलिका था, कलकत्ता था और इसी तरह हैदराबाद था। बहुत से ऐसे इलाके जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आने थे, वो तमाम के तमाम इंडिया को दे दिए गए नाइंसाफ़ी करते हुए। चुनाचे ये वो बैरिस्टर हैं जिन्होंने अपनी बात का इजहार बाद में इस बात को यकीनी तौर पे इन्होंने कहा कि ये वो तमाम के तमाम इलाके, ये वो इलाके थे जो पाकिस्तान में शामिल होने थे और पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय इस वक्त के दौरान इसको इंडिया में शामिल कर दिया गया। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट इन्होंने बताई, उसमें गांधी शामिल था, उसमें जो है उसमें नेहरू शामिल थे, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन शामिल थे जो उस वक्त के मौजूदा वायसराय थे। तो ये तमाम के तमाम लोग जो थे, इनके मुश्तरका प्लान के तहत इन तमाम के तमाम इलाकों को पाकिस्तान से रिमूव करके इंडिया की अवार्ड लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तो बेटा ये पंजाब का बैकग्राउंड था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम लोग बंगाल की बात करेंगे। बंगाल में जो है वो NWFP, बंगाल, सिंध, इनको हम लोग पॉइंट में भी लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट सैलत था। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स भी 3 जून प्लान में आएंगे। ये आप लोग इसको नोट कर लें। ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बुक में शामिल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में शामिल नहीं है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बंगाल, क्योंकि बंगाल और पंजाब वो 2 बड़े प्रोविंस थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे और पाकिस्तान बनने के साथ ही वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। थर्ड जून प्लान को हम लोग इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसका एक फ्लो चार्ट बनाएं। यहाँ पर पंजाब लिखें, इसके पहले पॉइंट लिख लें। पंजाब, पंजाब के बाद बंगाल, बंगाल के बाद NWFP, बलूचिस्तान, और डिस्ट्रिक्ट सैलत, ये मेन पॉइंट हैं जो हम लोगों ने पंजाब का, मैंने पंजाब में जो मेजर आप लोगों ने डिस्कस करना है, मैंने आपको बताया कि मुस्लिम जस्टिस और हिंदू जस्टिस के नाम लिखने हैं। यहाँ पे जस्टिस मुनीर लिखेंगे और शादीन, यहाँ पे तेजा सिंह और मेहरचंद महाजन। बंगाल जो था वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, इसलिए बंगाल में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें NWFP की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बंगाल में अब्दुल सालेह मोहम्मद लिखें, ये बुक में नहीं है, अब्दुल सालेह मोहम्मद। इसके बाद SA रहमान,
ये मुस्लिम लीग की तरफ से और ये कांग्रेस की तरफ से। ये मुस्लिम लीग की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो अपॉइंट हुए उसमें सीसी बसवास थे और बीए मुखर्जी थे। ये दो जो पार्टीज थे, यानी कि 4 पर्सन अपॉइंट किए गए बंगाल में उसकी डिमार्केशन के लिए, क्योंकि पंजाब और बंगाल दो बहुत बड़े प्रोविंस थे डिमार्केशन के लिए, इसलिए इसमें कायदे-आज़म ने इन लोगों को मौजू समझा जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया, ताकि बाउंड्री के हवाले से, और डिस्ट्रिक्ट सेलत की बात हम लोग बाद में करेंगे। NWFP में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। NWFP में यानी कि 36 सीट्स में से 17 सीट्स मुस्लिम लीग ने हासिल की थी। जो 1945-46 के इलेक्शन हुए उसमें 36 में से 17 सीट, इसलिए कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस होने की वजह से इसमें सीटें कम ली। और फिर यहाँ पर कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह रिक्वेस्टेड द 3 पॉलिटिकल मेंबर्स, जिसमें सरदार अब्दुर्रब निश्तर थे, पीर मानकी थे, इनसे रिक्वेस्ट किया कि इन्होंने NWFP जो अभी KPK है इसमें एक पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करवानी है, और इन्होंने इतनी कामयाब पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करवाई KPK में, जिसकी वजह से बाद में ये भी पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो बेटा ये वो पॉइंट हैं जो आप लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं 3 जून प्लान में। आप इसको फ्लो चार्ट के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद आप 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो पॉइंट हमारे बच गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।